स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो हमारी संडे को भी छुट्टी नहीं होती, आप लोगों को बता दें। और आज हम लेके आए हैं 1985 से लेकर 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। पूरे तो आज हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी क्लास बनाने के लिए टाइम चाहिए, टाइम इतना नहीं हो पाता है। तो आज हम जितने होंगे उतने कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो मैं रीयूज़ कंटेंट नहीं लेके आई हूँ, जो मैंने पहले करा दिया पहली क्लास में संडे को, वो 2 घंटे की क्लास है, आप लोगों ने इतना ज़्यादा देखा नहीं है। तो जिसमें उसमें जितने ज़्यादा कंप्लीट मैंने करा दिए तो उस क्लास को ज़रूर देख लेना, चूकना नहीं है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम उठा लो 4-5 क्वेश्चन बन के आते हैं और 4-5 क्वेश्चन हम 4-5-6 क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा सरल रहते हैं, ना ज़्यादा डीप रहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। और ये क्या हुआ है कि अपन लोग पढ़ते हुए आए हैं चीज़ों को, तो आप लोगों को पता होता है, कहीं बैठे हैं तब आप लोगों को पता चलता है, कोई रिसेप्शन वगैरह फंक्शन वगैरह होते हैं इंडिया में तो उससे भी पता चलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है खास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी आईएनसी की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? किसकी आईएनसी की स्थापना? 1 मिनट पेन चेंज कर लूँ। तो देखते हैं 1885 में। कब? 1885 में। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए। रुको, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो इसके कौन करते हैं? ए ओ ह्यूम करते। कौन करते? ए ओ ह्यूम करते। किसकी स्थापना करेंगे? आईएनसी की स्थापना, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम करेंगे। कब करेंगे? 1885 में। कब करेंगे? 1885 में ए ओ ह्यूम किसकी करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये किसकी स्थापना करेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कौन? सुभाष चंद्र बोस। लिखो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करेंगे? आपके सुभाष चंद्र बोस करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ये त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लेंगे। क्या लेंगे? त्रिपुरी अधिवेशन। क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर होगा? जबलपुर में। कहाँ होगा? जबलपुर में। ये क्वेश्चन है त्रिपुरी अधिवेशन, एमपी वालों बता दें, ये कम से कम क्वेश्चन एमपीपीएससी में 3-4 बार रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन कहने के लिए सरल है, फिर भी गलत करके आते हैं। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किनका स्टेटमेंट है? आपके बाल गंगाधर तिलक का है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। आइए देखते हैं हम आगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है 28 दिसंबर 1885 को। कब होता है? 18 दिसंबर 1885 को होता है। कौन करेंगे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आप तो याद रखो सीधे ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगर पूछे इनके अन्य संस्थापक सदस्यों में कौन है, तो दादा भाई नौरोजी और दिनासा बाचा शामिल हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, क्यों होती है, कौन करता है, सब जानते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि अन्य संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल है या इनमें से कौन नहीं है, वो 3-4 ऑप्शन दे देगा। ध्यान रखना कौन है? दादा भाई नौरोजी और दिनसा बाचा। कौन है? दादा भाई नौरोजी और दिनसा बाचा कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य।
पहला सत्र कब होता है? 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। अगर पूछ ले इसके अध्यक्ष किससे बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। कहाँ पर? बॉम्बे में होती है। कहाँ पर? बॉम्बे में इसकी अध्यक्षता होती है, पहला सत्र होता है। अगर पूछे कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और सरोजिनी नायडू कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। कौन है? पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू लगाना है। अगर पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो आपकी एनी बेसेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये समझ में आ गया? आइए देखते हैं हम बंगाल विभाजन। हालांकि ये बंगाल विभाजन मैंने पूरा तरह से कंप्लीट करा दिया है अगली वीडियो में, फिर भी मैं करा दे रही हूँ। आइए देखते हैं हम बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन किसके समय होता है? आपके कर्जन के समय होता है। कब होता है? 1905 में होता है। क्या होता है? बंगाल विभाजन। समझ में आ गया? किसके समय होता है? कर्जन के समय होता है। कब होता है? 1905 में होता है। कारण क्या था बंगाल विभाजन का? एक तो पूर्वी बंगाल बनाना था, पूर्वी बंगाल। दूसरा पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। इसमें क्या करना था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को क्या करना है? समझ में आ गया? इसमें क्या करेंगे हम? इसमें ये क्या करना चाहेंगे कि हिंदू और मुस्लिम की एकता, यानी इनकी एकता नहीं होने देंगे, इनको दूर रखेंगे। तो पश्चिमी बंगाल में रहेंगे कौन? आपके मुस्लिम। और पूर्वी बंगाल में कौन हो जाएंगे? आपके हिंदू पूर्वी बंगाल में। जिससे क्या हो कि एक दूसरे में एकता ना हो। क्या हो? एक दूसरे में एकता ना हो। तो क्या मनाया जाएगा? 16 अक्टूबर को राखी दिवस। क्या मनाएंगे? राखी दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? कि हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए। कौन बनाएंगे? भारतीय बनाएंगे। तो हिंदू और मुसलमान क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम को राखी बांधेंगे, और हिंदू मुस्लिम को बांधेंगे, मुस्लिम किनको? हिंदू को राखी बांधेंगे। तो किसके लिए मनाते हैं? हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? राखी दिवस मनाते हैं। समझ में आया? आइए देखें। तो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन था? कर्जन था, जिसने बंगाल विभाजन की क्या थी? घोषणा की थी। और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था। किसको? बंगाल विभाजन को। एक और बता दें कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो इसको किया गया था 1911 में। कब? दिल्ली दरबार में। किसमें? दिल्ली दरबार में इसको रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन को। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में किसको? बंगाल को बांटा गया था। 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित कर दिया। यानी 1911 को दिल्ली दरबार में किनके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार में बंगाल का फिर से संगठन हो गया। यानी पहले तो विभाजन किया, फिर क्या कर दिया? विलय कर दिया। 1911 में क्या होता है? शाही सम्मेलन होता है। क्या होगा? शाही सम्मेलन होगा। अगर पूछे शाही सम्मेलन में कौन आता है, तो कौन आएंगे? जॉर्ज पंचम आएंगे और उनकी पत्नी मैरी आएंगी। कौन आएंगे? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी कहाँ आएंगी? भारत आएंगे। ठीक है, ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज 6, जॉर्ज 7, जॉर्ज 8, जॉर्ज 9। ये वहाँ के नाम है। लंदन के राजा हैं कौन? जॉर्ज पंचम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? आंसर दीजिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कब? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। कब? 1906 में। ये मैंने क्वेश्चन अगली वाली जो हमारी क्लास है उसमें मैंने बहुत डिटेल में कंप्लीट कराया है, तो ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बस इतना बता दें कहाँ पर होगी। ये होगी ढाका में। कहाँ पर होगी? ढाका में इसकी स्थापना होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेता में वास्तविक नेता
नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में होता है। यानी जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाएगा। कब हो जाएगा, गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1907 में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गरम दल चाहते थे नागपुर में क्या हो, अधिवेशन। ये क्वेश्चन आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और नरम दल क्या चाहते थे कि सूरत में हो, किस में हो, सूरत में हो। तो किन की नहीं चली, गरम दल की। तो ये गरम दल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। किनसे, इन दोनों में विभाजन हो जाएगा तो गरम दल एक अलग दल बन जाएगा, नरम दल एक अलग दल बन जाएगा। यानी उदारवादी किसमें, सूरत चाहते थे, उग्रवादी कहाँ चाहते थे, आपके नागपुर में। तो दोनों के मध्य विवाद होगा और क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। और विलय कब होगा, 1916 में इन दोनों का विलय हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे चलें। आइए देखते हैं। तो यहाँ क्या है कि 1907 में सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई, यानी गरम दल और नरम दल। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, रास बिहारी घोष। बोस नहीं, रास बिहारी घोष। दो इतिहास में नाम मिलते हैं, रास बिहारी बोस और घोष। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, रास बिहारी घोष करेंगे। नरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल एक गरम दल के नेता हैं, जिनको सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। किनको, गरम दल को। यानी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कौन, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये तीन लोग हैं, कौन, लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। अगर पूछे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये कौन से थे, नरम पंथी नेता थे। कौन थे, नरम पंथी नेता थे आपके दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये कैसे थे, नरमपंथी नेता थे। समझ में आ गया कि किसकी अध्यक्षता होती है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, रास बिहारी घोष करेंगे। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना कि हर एग्जाम में ये रिपीट हो रहा है, हर साल रिपीट होता है, हर साल रिपीट हो रहा है और हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला हम चलते, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। क्या देखेंगे हम, खुदीराम बोस को फांसी कब दी जाती है। तो कब दी जाती है, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। अगर पूछे कि उनको फांसी कब दी जाती है, किनको, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, उनको दी जाती है 23 मार्च 1931 को। कब, 23 मार्च 1931 को फांसी किनको दी जाती है, यहाँ पर दी जाएगी आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। किनको फांसी दी जाएगी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी जाएगी, 23 मार्च 1931 को। इन दोनों को, तीनों को फांसी दी जाएगी। और खुदीराम बोस को फांसी कब दी जाएगी, 1908 में दी जाएगी। एक और याद रखना आपको, चंद्रशेखर आजाद। इनको, चंद्रशेखर आजाद, इनको फांसी नहीं दी जाएगी। एक खुद से गोली मारेंगे, कहाँ पर, अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार देंगे, क्योंकि चारों तरफ से पुलिस वाले इनको घेर लेंगे, तो ये खुद को गोली मार देंगे। कहाँ पर, इलाहाबाद में। कौन, चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म होता है कहाँ पर, महू, इंदौर में इनका जन्म होता है। नहीं सॉरी, अलीराजपुर में। कहाँ पर जन्म होता है, अलीराजपुर में इनका जन्म होता है आपके चंद्रशेखर आजाद का, अलीराजपुर में। अलीराजपुर में इनका जन्म होता है, किनका, चंद्रशेखर आजाद का। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें हम। आइए देखते हैं, खुदीराम बोस को फांसी किस जेल में दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी, इनको फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर दी गई थी, मुजफ्फरपुर में इनको फांसी दी जाती। किनको, खुदीराम बोस को। आइए देखें हम। तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर क्या फेंका था, इन्होंने बम फेंका था, जिसके मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनको कहाँ पर फांसी दी जाती है। आपके मुजफ्फरपुर में दी जाती है। क्यों दी जाती है, कि इन्होंने एक गाड़ी पर बम फेंका था,
जिसमें क्या होता है, जिसमें मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। किसकी मौत हो जाती है? मजिस्ट्रेट की मौत हो जाती है। इस मामले को अलीपुर बम षड्यंत्र केस कहते हैं। नोट कर लो। क्या नोट करना है कि अलीपुर बम षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में। और किसके समय, यानी किसने ये कांड किया था? तो लिखो खुदीराम बोस। खुदीराम बोस से यह केस जुड़ा हुआ है, बोस से जुड़ा है, के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अलीपुर बम षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फर जेल में क्या दी जाती? फांसी दी जाती है। खुदीराम बोस की एज कितनी थी? 18 साल। मात्र 18 साल थी किनकी? खुदीराम बोस की वो एज, जिन्हें कब 11 अगस्त 1908 को क्या किया जाता? फांसी पर लटकाया जाता है। एक ये लोग हैं जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं। मात्र 18 साल का लड़का है। कितने? मात्र 18 साल का लड़का है। एक आप लोगों को न्यूज़ बता था, अभी ट्रेंड में चली हुई है। आइए दिखाते हैं, 1 मिनट रुको। 168 एकड़ जमीन सिर्फ 45 करोड़ में, और ये सब उन इलाकों में जहां सरकार आने वाले समय में खुद विकास करने वाली थी। ये किसी बड़े बिल्डर की कहानी नहीं है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अपने परिवार की। वो मोहन यादव जी जिनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश से कहा था मैं खाता हूं मैं खाने दूंगा। लेकिन आज देश का आम आदमी पूछ रहा है कि मोदी जी, राम मंदिर ट्रस्ट में जो हेरा फेरी, जो चोरी हुई, और उसके बाद उज्जैन की जो ये कहानी निकल कर आ रही है, जरा ये बताइए कि अगर सत्ता वालों का अपना परिवार विकास का सबसे बड़ा फायदा बटोरते दिखे, तो जो वादा आपने हम लोगों से किया था, आम आदमी से किया था कि न खाएंगे न खाने देंगे, उस वादे पर भरोसा कैसे टिके? और वैसे भी कहानी सिर्फ भरोसे की नहीं है, जेब की है। क्योंकि इसी उज्जैन में एक मिडिल क्लास आदमी एक प्लॉट खरीदता है तो 20 साल तक ईएमआई भरता है, और उसी शहर में एक परिवार ने 2 साल में कई एकड़ जमीन खरीदी। और केवल जमीन खरीदने कहानी थोड़ी है, सवाल तो ये है ना, कैसे खरीदी गई, कहां खरीदी गई, किस जानकारी पर खरीदी गई। और जो जानकारी निकली है वो आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है कि जहां सरकार के हाईवे आने वाले थे, जहां सरकार मास्टर प्लान में खेत की जमीन को रिहायशी कॉमर्शियल में बदलने वाली थी, जहां सिंघस की चौड़ी सड़कें बननी थी, यानी जहां पर आज मिट्टी का रेट है और भविष्य में वो रेट करोड़ों का होता, वहां पर जमीन खरीदी गई। तो क्या ये केवल इत्तेफाक है कि जो परिवार इसे खरीद रहा है उस परिवार का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है? क्या ये पहले से भांप लेने वाली अकल है, किस्मत है, या फिर अंदर की जानकारी रखे? और यहीं से सारा सवाल भरोसे का उठना शुरू होता है। फिलहाल आप लोगों ने ये खबर देखते हैं। तो ये हमारे MP के CM हैं, जो फिलहाल में अभी CM हैं, और हमारे एक MP के बेरोज़गार भी हैं। कई सारे बेरोज़गार हैं जो किसकी भीख मांग रहे हैं? रोज़गार की भीख मांग रहे हैं, जिनके परिवार में, कई परिवार में ऐसी स्थिति है कि सुबह खाने के बाद शाम को खाने को नहीं है। वहाँ के CM एकड़ ज़मीन खरीद रहे, कई एकड़ ज़मीन खरीद रहे हैं। तो आप लोग बताइए क्या राय देना चाहते हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने इसीलिए आपको ये न्यूज़ सुनाई है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए देखते हैं, चलो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं आगे। क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में। कब होती है? गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना होती है। कौन करेंगे? लाला हरदयाल करेंगे। कहाँ पर करेंगे? सैन फ्रांसिस्को में करेंगे। कहाँ पर करेंगे? सैन फ्रांसिस्को में करेंगे। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका में कौन करेंगे? लाला हरदयाल करेंगे। सोहन सिंह भाकना क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? सोहन सिंह भाकना को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। और कब होगी ये गदर पार्टी की स्थापना? 1913 में होगी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ये भी लिख लो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होगी। किसकी? गदर पार्टी की। समझ में आ गया? आगे चलें। आइए देखते हैं गांधी जी का भारत आगमन क्या होता है। गांधी जी का भारत आगमन कब होता है? 1915 को गांधी जी का भारत आगमन होता है। कब? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को मनाते हम भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं हम? प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे।
जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो इनको लगता है कि क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में विदेशों में अंग्रेज़ों का व्यवहार अच्छा था, तो किन के साथ होते हैं, ये अंग्रेज़ों के साथ होते हैं। कौन, आपके महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के साथ होते हैं। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब किनका साथ दिया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ये भी आप लोगों को बात याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में किन्होंने, गांधी जी ने किनका साथ दिया था, गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। किनका, अंग्रेज़ों का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। क्या कहा गया था, भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्यों कहा गया था, क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक भारतीयों को क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भर्ती किया था भारतीयों को, सर्वाधिक भारतीयों को। याद रखना, ये मैंने बता दिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए हैं, बताना पड़ेगा। आंसर लगाओ, आगे निकलो। 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 9 जनवरी को हम क्या मनाते, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते। उस समय उनकी उम्र 43 साल 3 महीने और 7 महीने थी। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आइए देखते हैं होम रूल आंदोलन। क्या, होम रूल आंदोलन कब होता है, 1916 में होता है होम रूल आंदोलन। ये कौन है, ये है बाल गंगाधर तिलक। कौन है, बाल गंगाधर तिलक। और ये है एनी बेसेंट। ये क्या करेंगे, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करेंगे। कौन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक क्या करेंगे, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करेंगे। भारत को सुशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगांव में बॉम्बे सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये अति इम्पोर्टेंट है और मैंने ये स्टार लगा दिया। आप लोग याद कर लेना कि बाल गंगाधर तिलक ने कब, 1916 में बेलगांव में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या है, भारत के लिए सुशासन तथा क्या था, भारत के लिए सुशासन था। होम रूल शब्द को कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से अपनाया गया है होम रूल को। ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं याद रखना है। याद क्या रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगांव में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली बार होम रूल लीग की स्थापना की थी, पहली बार। आगे चलें। गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, यानी गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था, तो चंपारण बिहार में। कहाँ करते हैं ये, चंपारण बिहार में। कारण क्या था, नील की खेती। नील की खेती के लिए क्या किया गया था, किसानों को 3/20 भाग पर क्या करना था, नील की खेती करना था। आइए देखते हैं पहला सत्याग्रह गांधी जी का, याद रखना कहाँ पर हुआ था, चंपारण में होता है। कब, 15 में आते हैं और 17 में उनका पहला चंपारण में सत्याग्रह होता है। किसके लिए होता है, नील की खेती को उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता है। 3/20 भाग पर नील की खेती उगाई जाती थी, जिसे हम क्या कहते हैं, तिनकठिया प्रणाली कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, तिनकठिया प्रणाली कहते हैं नील की खेती को लिए। आगे चलते हैं। आगे आता है अहमदाबाद मिल। क्या होता है, अहमदाबाद मिल होती है कब, 1918 में। यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर बैठेंगे, किस पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। किसमें, अहमदाबाद मिल में गांधी जी भूख हड़ताल करेंगे। ये कब होती है, 1918 में होती है। तो आप लोगों को बता दें कि आज हम सारे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप लोग चाहते हो कि और बड़ी क्लास आए तो हम अगले संडे को क्लास को रेडी रखेंगे, जिसमें हमारे सारे आंदोलन होंगे, अधिवेशन होंगे, यानी वो टॉपिक होंगे जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट में हाँ लिख देना, तो हम लेके आएंगे, ठीक है। सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे, यानी खेड़ा सत्याग्रह आपके कौन थे, महात्मा गांधी। लिख लो। ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें मैं एक बार समझा दूं, सीधे सीधे आंसर उनके निकल के आते हैं।
और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते। खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध तब 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया था। कब शुरू होता है? गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू होता है। इसमें क्या था? इस आंदोलन में मुख्य मांग थी राजस्व वसूली की ढील देने की बात की गई थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों के भुगतान करने में असमर्थ थे। यानी उस समय क्या हुआ था कि प्लेग की बीमारी फैली थी। किसकी बीमारी? प्लेग की महामारी फैल गई थी, मगर अंग्रेज क्या कर रहे थे? भुगतान मांग रहे थे। क्या मांगते हैं अंग्रेज? भुगतान मांगते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, ये नेतृत्व कौन करते हैं इसका? गांधी जी करेंगे। यानी कि क्या करेंगे? खेड़ा सत्याग्रह में किनका साथ देंगे? किसानों का साथ देंगे। याद रखना। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ, ओनली ऊपर से, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। आइए देखते हैं हम क्या है। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योगों को समाप्त करना, विश्वविद्यालय की सहायता को सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, यह इसका उद्देश्य था। किसका? रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे से जेल में डालना, यानी ओनली संदेश के आधार पर उस व्यक्ति को क्या करना? जेल में डालना, ओनली संदेश के आधार पर। महात्मा गांधी से इसे क्या कहते हैं? ब्लैक एक्ट कहते हैं, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। क्वेश्चन ये बनेगा कि रॉलेट एक्ट किसके समय आता है? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और मिंटो कहाँ का वायसराय था? आपके लंदन का था। चेम्सफोर्ड कहाँ का था? अपने भारत का था। इसके समय ये पारित होता है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने फुल डिटेल बताई हुई है, अगर फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये कब होता है? ये होता है 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ में आया? ये कब होता है? एक मिनट। ये होता है बैसाखी के दिन। कहाँ पर? बैसाखी के दिन। क्यों होता है? ये रॉलेट एक्ट को क्या किया गया था? भारत में पारित किया गया था। और पंजाब के प्रमुख नेता थे सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू, जिनको क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। जिनके लिए एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें बूढ़े बच्चे और माताएं शामिल थीं। बूढ़े बच्चे, औरतें सभी शामिल थीं इसमें। जिसमें किसके आदेश पर? जनरल डायर के आदेश पर। जनरल डायर के आदेश पर निहत्तों पर गोली चलाई जाती। जिसमें 1000 लोगों की क्या होती है? मौत होती है जलियांवाले बाग हत्याकांड में। मगर अंग्रेज कहते हैं कि ओनली 300 लोगों की मौत होती है। कौन कहते हैं? कि अंग्रेज कहते हैं, जिन्होंने अपने देश को लूटा है, वो कहते हैं 300 लोगों की मौत होती है। मगर जिस परिवार का एक सदस्य जाता है, उससे जाके पूछो कि कितने लोगों की मौत होती है। आइए देखते हैं हम खिलाफत आंदोलन। ये कब होता है? 1919 से 1922 तक चलता है। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चलता है। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन क्या है? यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन है। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने इसकी क्या थी? शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मकसद था युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य को टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो तुर्क में नया वो आया था नया सुल्तान आता है, वो क्या करेगा? वो खलीफा के पद को समाप्त कर देगा, यानी सुल्तान के पद को हटा देगा। तो इसके लिए होता है कौन सा? खिलाफत आंदोलन।
इस आंदोलन के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच में एकीकरण की कोशिश की गई थी। कौन से? खिलाफत आंदोलन के तहत मुस्लिम वर्ग में क्या एकीकरण करने की कोशिश की गई थी। आइए देखते हैं हम असहयोग आंदोलन कब होता है। यह 1920 में होता है असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे। किसकी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू किया जाता है और कब समाप्त हो जाता है? 1922 में, क्योंकि 1922 में होती है चोरी चोरी घटना। कौन सी होती है? चोरी चोरा घटना होती है, जिसमें क्या किया गया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया था। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी बड़े नेता हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन उस समय चरम सीमा पर था, बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें भाग लिए थे और उस समय बीच में स्थगित कर दिया था इन्होंने, महात्मा गांधी ने बीच में बंद कर दिया गया था। तो जिसकी वजह से जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो क्या होते हैं? महात्मा गांधी पर नाराज़ हो जाते, कहते हैं कि बापू का अब दिमाग काम नहीं करता, इनका दिमाग बुढ़ा गया है। इस समय सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर था वो आंदोलन और इन्होंने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, जिस वजह से कई नेता हैं जो क्या कर देंगे? कांग्रेस को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इसलिए छोड़ेंगे कि अब समझो उस समय सबसे बड़े नेता थे ये लीडर, इन्होंने शुरू किया गया था, करोड़ों की संख्या में जनता इसमें भाग ले रही है और अचानक से वह स्थगित हो जाए देश की जनता के लिए, तो क्या होगा? कई बड़े नेता इसमें इस्तीफा दे देंगे असहयोग आंदोलन की वजह से। यानी ये इसको स्थगित किया जाता है, चोरी चोरा घटना। और ये स्थगित क्यों किया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी थे अहिंसा के पुजारी। यानी कोई इंसान आप लोगों को एक थप्पड़ मार रहा है, आप लोग उसको दूसरा गाल कर दो, कोई दूसरा थप्पड़ भी मार दो, ये इनका उद्देश्य था कि इनका महात्मा गांधी का। और वहीं उनका कहना था, महात्मा गांधी के अलावा उनका कहना था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कि अंग्रेज अहिंसा के पुजारी नहीं है, ये वो लोग हैं कि इनको मार के भगाना पड़ेगा अपने देश से। क्या करना पड़ेगा? इनके अपने देश से इनको भगाना पड़ेगा, ये शांति के पुजारी नहीं है। अगर कोई इंसान आप लोगों को चांटा दे रहा है तो दूसरा गाल नहीं करना, उसके 2 चांटे लगा के आना है। एक इनका उद्देश्य है, ये है हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आपके सुभाष चंद्र बोस, जितने भी क्रांतिकारी नेता हैं, आपके चंद्रशेखर आज़ाद है, इनका उद्देश्य था कि हिंसा कीजिए, यानी हिंसा करो। ये अपने लोगों को मार रहे हैं तो इनको भी मारो ना, इन्हें एहसास हो। ये कौन कहते हैं? ये आपके इधर पंजाब वाले, आपके भगत सिंह वगैरह। आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन कांग्रेस के कहाँ पर होता है? नागपुर सत्र में 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले CR दास को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। न्यू पॉइंट है और इसको क्या करना है? आपको स्टार लगा लेना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले किन्हें गिरफ्तार किया जाता है? तो CR दास को गिरफ्तार किया जाता है। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने क्या? केसर-ए-हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था। किन्होंने? गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, चोरी चोरा घटना कब होती है? 1922 में होती है, गोरखपुर जेल में होती है। ये आप लोगों को पता होना है, मैंने इसकी बहुत डिटेल कराई है और फिर भी मैं बता देती हूँ कब होती है। 4 फरवरी 1922 को होती है। कहाँ पर होती है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में होती है। जिसमें क्या होता है? 22 कर्मचारियों को, 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं और जल के क्या हो जाएंगे? घायल हो जाएंगे, जिनमें 3 नागरिक मारे गए थे। कितने? 3 मारे जाएंगे, 22 पुलिसकर्मी क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। आते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1923 में होती है। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में होती है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना, जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, कि 1927 में होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 में। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। जिसकी यानी कौन बनते हैं इसको? स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन होते हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। कौन? मोतीलाल नेहरू। ये क्या करेंगे? स्वराज पार्टी की स्थापना कब करेंगे? 1923 में करेंगे।
1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने थे। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान की मांग की थी। इन्होंने क्या मांगा था, डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं। और इस स्वराज पार्टी को किसने अस्वीकार किया था, तो जब मोतीलाल नेहरू के कौन है, बेटे। इन्होंने क्या किया था, इस स्वराज पार्टी को मानने से इनकार कर दिया, इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। ये क्या मांगते, ये पूर्ण स्वराज की मांग करते कौन, जवाहरलाल नेहरू। और इसमें डोमिनियन स्टेट लिखा था आपके नेहरू रिपोर्ट में। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। यानी पूछ ले आप लोगों को, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो महात्मा गांधी करते हैं। यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम। तो हमारा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 1930 से 1931 तक चलता है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आप लोगों को बता दें, वो क्लास मैंने 2 घंटे की ली है, उसमें बहुत ही डिटेल में है। वो क्लास आप लोगों को ज़रूर देखना। और अगली क्लास हमारी संडे को आएगी, तो जितने भी हमारे टॉपिक हैं जो छूटे हुए हैं, जो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाए हैं आप लोगों ने और मैंने भी नहीं करा पाए हैं, तो उन पर हमारी क्लास होगी। उसके बाद हमारी आधुनिक हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम चलेंगे मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ अगले संडे के बाद। तो हमारे अगले संडे के बाद हमारी मिडाइवल हिस्ट्री आने वाली है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना। आइए देखते हैं लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, तो कब होएगा, 12 नवंबर 1930 को। कब होगा, 12 नवंबर 1930 को जितने भी गोलमेज सम्मेलन शुरू होंगे और 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। किसकी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की क्वेश्चन पूछ सकता है कि अध्यक्षता कौन करते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन कर सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन है, तो आपके कौन है, इरविन है। भारत के कुल 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 58 राजनीतिक नेता थे, 16 रियासती सदस्य थे। कौन थे, 16 रियासती सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। ये क्वेश्चन है आपका अति इम्पोर्टेंट कि गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, बिल्कुल नहीं लिया था। सिर्फ भारत से हिस्सा लेने वाले थे, वो कौन थे, आपके डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था, याद रखना कांग्रेस का प्रतिनिधि है कौन, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। तो उस समय महात्मा गांधी का क्या था, बड़ा नाम था। किनका, महात्मा गांधी का इतना नाम था कि जिन्हें देखते ही लोग खड़े रह जाते थे, इतना नाम था। तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो लंदन के जितने भी लोग हैं कि महात्मा गांधी आ रहे हैं, उन्हें पता होगा कि महात्मा गांधी कोई अच्छा सूट बूट पहन के इसमें आएगा। जैसे ही महात्मा गांधी जाते हैं कहाँ पर, लंदन पहुँचते हैं, तो एक थोड़ा से कपड़े होते हैं उनके तन पर। तो इन्हें क्या कहा गया था, इन्हें अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसमें कहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, नोट कर लेना कि विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा है, अर्धनग्न फकीर कहा है। कब कहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इनका जवाब क्या था, इनका जवाब था कि भरी सभा में क्या कहते हैं, आपने अंग्रेज़ों ने इतना भारत को लूटा है कि वहाँ के लोगों पे कपड़े तक नहीं है। ये भरी सभा में कहने वाले कौन है, महात्मा गांधी थे। ये शब्द कहने वाले थे महात्मा गांधी। आइए देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चलता है। यह 7 सितंबर से 1913
से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने सरोजिनी नायडू ने। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड उसकी भी अध्यक्षता करेंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी कौन करेंगे? रैमसे मैकडोनाल्ड। ये भी आप लोगों को याद रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लेते हैं? महात्मा गांधी लेते हैं। आइए देखते हैं फिर होगा पूना पैक्ट किन के बीच में होगा? गांधी और अंबेडकर के बीच में होगा। क्या? पूना पैक्ट। कौन होगा? गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या होगा? पूना पैक्ट होगा। पूना पैक्ट कब होता है? 24 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। जिसमें क्या होता है? पूना पैक्ट इसलिए होता है कि मुस्लिम वर्ग अलग होता है और दलित वर्ग भी अलग की मांग करते हैं कि हमें अलग किया जाए, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता। समझो आज इतनी छुआछूत है, तो उस समय छुआछूती चरम सीमा पर थी जब कोई दलित वर्ग कहा जाता था इन लोगों को। आज तो हम हरिजन शब्द देने लगे, सकवार कहने लगे हैं। आज बहुत ज़्यादा यानी दलित वर्गों को जितना भी ऊंचा पहुंचाने वाले कौन? अम्बेडकर हैं। ये अम्बेडकर जी थे तो इन्हें कभी भी कक्षा में नहीं बैठाया जाता था, जहाँ पर जैसे बच्चे पढ़ते थे ठाकुर और ब्राह्मण के, तो इन्हें क्या किया जाता? उस समय इन्हें क्या कहा जाता? इन्हें दलित के नाम से जाना जाता था। जब अंबेडकर पढ़ने जाते थे तो इन्हें बिल्कुल दूर बिठाया जाता था। कहाँ पर? बहुत दूर बिठाया जाता था। और ना ही अपने जैसे कोई पानी पी रहा है कुआं से, ना इन्हें पानी दिया जाता, ना कुछ दिया जाता है, ना इन्हें अपने मंदिरों पे चढ़ने दिया जाता था। किसी भी दलित वर्ग को मंदिर से चढ़ना ही नहीं दिया जाता। और तो छोड़ो, ये कभी भी जैसे रास्ते से गुजरते थे तो चप्पलों को हाथों में लेके जाते थे। जिस समय दलित वर्ग यानी उस समय चरम सीमा पर थे, हाथों में चप्पल लेके जा। तो ये क्या करेंगे कि दलित वर्ग को अलग एक स्टेट बनाने की मांग करेंगे, एक अलग देश बनाने की मांग करेंगे। कौन? अम्बेडकर। कि दलित वर्गों को एक अलग देश दे दिया जाए। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी बोलेंगे कि एक तो मुसलमान बन चुका है देश पाकिस्तान, दूसरा दलित वर्ग भी चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेंगे? 4 हिंदू लोग बचेंगे। तो उसके लिए होता है ये पूना समझौता। किनके बीच में? गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है यरवदा जेल में। ये आप लोगों को पूरी कहानी याद रखना। अगर पूछे डॉक्टर अंबेडकर की ओर से कौन थे? मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन ये वाला बनेगा, अगर जिसका एग्जाम है वो वाला ये क्वेश्चन नोट कर ले कि अंबेडकर की ओर से हस्ताक्षर कौन करेगा? सबसे पहले तो मदन मोहन मालवीय जी करेंगे। किस पे हस्ताक्षर करेंगे? पूना पैक्ट पर। आइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी क्लास हम अगले संडे को कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारा मराठा साम्राज्य उसको भी हम कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सिख साम्राज्य पढ़ेंगे। आइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है 1932 में। कब होता है? 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में लंदन में होता है। कौन सा? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में कितने? 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। किसमें? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। लेबर पार्टी, गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। याद रखना, ओनली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होती है, इसमें शामिल नहीं होती है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे वो कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, NM जोशी और CN मुदलियार। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और कमेंट में बताना, तो जितने भी हमारे भाई हैं मध्य प्रदेश के, वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और क्या आप लोग जानते हो जो मैंने जानकारी आप लोगों को दी है वो सही है या गलत है। और यहाँ हमारे बेरोज़गार हैं, जो हमारा प्री और मेंस का MPPSC का प्री हो गया है, मेंस नहीं हुआ है 25 और 26 का। यहाँ हम आंदोलन कर रहे हैं किसके लिए? कि हमें रोज़गार दीजिए। उधर सरकार कई एकड़ ज़मीन खरीद रही है। तो आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताना। सभी को राधे राधे, जय हिंद।